मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। आज के इस लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग फोर्स के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं। मतलब मेनली आज का जो डिस्कशन है वो स्प्रिंग फोर्स पर ही बेस्ड है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। थोड़ा सा गौर करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है। मतलब स्प्रिंग को ना तो खींचा गया है ना ही कंप्रेस किया गया है। इसे अनस्ट्रेच्ड या नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग भी कहलाएगा, नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। लेकिन अगर आप यहां पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे इस स्प्रिंग को इधर पुश करके रखा गया, मतलब बाहर से एक फोर्स लगा दिया है जिसके वजह से इसका लेंथ डिक्रीज कर गया है। तो बाहर से जब हम लोगों ने फोर्स लगाया है तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया, इसे हम लोग कंप्रेस्ड स्प्रिंग कहते हैं। पहला था नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग या अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, दूसरा है कंप्रेस्ड, और तीसरे में हम लोगों ने इसे खींच दिया है, यहां पर खींच के रखा है। तो इसे हम लोग कहते हैं इलोंगेटेड स्प्रिंग और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ये है स्ट्रेच्ड और इलोंगेटेड स्प्रिंग। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी स्प्रिंग 3 स्टेट्स में हो सकता है। पहला है नॉर्मल पोजीशन में, दूसरा है कंप्रेस्ड पोजीशन में, और तीसरा है स्ट्रेच्ड या इलोंगेटेड पोजीशन में। आप देखेंगे जब स्प्रिंग इस पोजीशन में था तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब स्प्रिंग कंप्रेस किया गया है तो इसे कंप्रेस करने के लिए बाहर से एक फोर्स F अप्लाई किया गया है। इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया जो स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है तो स्प्रिंग भी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। हमने बाहर से इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है, तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो इस डायरेक्शन में है। उसी तरह से यहां पर स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, ये वाला। जब स्प्रिंग को इलोंगेट किया गया तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो गया जो इसे इलोंगेट होने से रोक रहा है, इलोंगेट करने में रुकावट पैदा कर रहा है। यहां कंप्रेस कर रहे थे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा था जो उसे कंप्रेस नहीं होने दे रहा था, और यहां पर बाहर से फोर्स लगा करके इलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जा रहा है जो इलोंगेट होने से रोक रहा है। तो जब स्प्रिंग को उसके नॉर्मल पोजीशन से कंप्रेस किया जाता है या इलोंगेट किया जाता है तो स्प्रिंग एक फोर्स अप्लाई करता है। इसी फोर्स को कहा जाता है स्प्रिंग फोर्स। एक बार फिर से देख लें, स्प्रिंग 3 स्टेट में हो सकता है। एक नॉर्मल स्टेट है, दूसरा कंप्रेस्ड है और तीसरा इलोंगेटेड है। जब स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में होता है तो कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जब इसे कंप्रेस किया जाता है या इलोंगेट किया जाता है तो स्प्रिंग एक फोर्स अप्लाई करता है। इसी फोर्स को कहा जाता है स्प्रिंग फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय ए स्प्रिंग व्हेन स्प्रिंग इज इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। जब इसे इलोंगेट किया जाए या कंप्रेस किया जाए इसके नॉर्मल पोजीशन से, तब स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा जिस फोर्स का नाम है स्प्रिंग फोर्स। याद रहेगा, जब आप किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करें या कंप्रेस करें तो स्प्रिंग जितना फोर्स अप्लाई करेगा इस फोर्स को कहा जाएगा स्प्रिंग फोर्स। आइए आगे चलते हैं, समझते हैं कि ये स्प्रिंग फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है।
तो स्प्रिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला है अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग को आपने कितना इलोंगेट किया है या कितना कंप्रेस किया है, इस बात पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग को आपने कितना इलोंगेट किया है या कितना कंप्रेस किया है, तो अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा, नेचर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग किस चीज का बना हुआ है, मतलब वो स्प्रिंग स्टील का बना हुआ है, वो स्प्रिंग कॉपर का बना हुआ है, वो स्प्रिंग सिल्वर का बना हुआ है, तो किस चीज का बना हुआ है उस मटेरियल पर स्प्रिंग फोर्स डिपेंड करता है। तो स्प्रिंग के नेचर पर डिपेंड करेगा और कितना इलोंगेट किया है और कितना कंप्रेस किया है, इस बात पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि स्प्रिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है। बात समझ गए? पहला था स्प्रिंग फोर्स है क्या, तो स्प्रिंग को जब इलोंगेट किया जाए या कंप्रेस किया जाए तो स्प्रिंग एक फोर्स अप्लाई करता है, जिस फोर्स का नाम है स्प्रिंग फोर्स। यह स्प्रिंग फोर्स दो बात पर डिपेंड करता है, कितना इलोंगेट किया उस बात पर और नेचर ऑफ स्प्रिंग पे। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। ये जो आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग का नॉर्मल पोजीशन है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग ना तो इलोंगेट किया गया है और ना ही कंप्रेस किया गया है। अब इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं हम लोग, इसे खींच करके इसके नॉर्मल पोजीशन से यहां ला दिया है। पहले ये नॉर्मल पोजीशन था, ये वाला जो पोजीशन था इसका ये नॉर्मल पोजीशन था। अब स्प्रिंग को खींचा गया है और खींचने से ब्लॉक यहां पर शिफ्ट हो गया है, तो आप देखेंगे जो स्प्रिंग था इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस हो गया है। तो मान लिया जाए कि इसमें x अमाउंट से इलोंगेशन प्रोड्यूस किया गया है, और जब भी इलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। दो फोर्स यहां पर दिख रहा है, एक F है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है जो स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए किया गया है, और दूसरा जो स्प्रिंग को इलोंगेट करने से स्प्रिंग में डेवलप्ड हो गया है, इसे Fs से लिखा है, यह स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। यह एक्सटर्नल फोर्स है और यह स्प्रिंग फोर्स है। क्लियर है? ये स्प्रिंग फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में आप स्प्रिंग को इलोंगेट करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, या जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब स्प्रिंग फोर्स हमेशा इलोंगेशन या कंप्रेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इलोंगेशन राइट साइड में होगा तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, अगर इलोंगेशन लेफ्ट साइड में होगा तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगा। तो ये था F एक्सटर्नल फोर्स, Fs स्प्रिंग फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय x। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Fs स्प्रिंग फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय x। Fs ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, मतलब जितना ज्यादा इलोंगेट कीजिएगा स्प्रिंग फोर्स उतना ही अधिक होगा। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिधर स्प्रिंग को आप इलोंगेट करेंगे स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिधर कंप्रेस करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलोंगेशन या कंप्रेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में यह स्प्रिंग फोर्स होता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ता है और यह कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टीफनेस कहते हैं। ये K स्प्रिंग कांस्टेंट है या स्टीफनेस है, और ये स्प्रिंग के हार्डनेस को डिटरमाइन करता है। K का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब स्प्रिंग हार्ड होगा, और K का वैल्यू कम होगा मतलब स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। स्प्रिंग हार्ड होने के मतलब है कि उसे इलोंगेट करना या कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यदि स्प्रिंग सॉफ्ट हो तो इसे आसानी से इलोंगेट भी किया जा सकता है और कंप्रेस भी किया जाता है। तो K का वैल्यू हाई होगा तो मतलब हुआ कि हार्ड स्प्रिंग है, और K का वैल्यू कम होगा तो मतलब सॉफ्ट स्प्रिंग है। तो इट डिटरमाइंस द
हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग। अलग अलग स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो यही है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला याद हो गया होगा। I'm sorry, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स। याद रखिएगा, स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये जो के है जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहे थे, इसका क्या डेफिनेशन है ये हम आपको बताएंगे। तो Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन, ये जो निगेटिव साइन है इसको नेग्लेक्ट कर दें। नेगेटिव साइन Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। यहां से नेगेटिव साइन हटा दिया क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा Fs बाई एक्स। अब हम लोग x का वैल्यू 1 ले लें, मतलब स्प्रिंग को 1 से इलोंगेट करें या 1 से कंप्रेस करें। 1 कहने का मतलब या तो 1 सेंटीमीटर से इलोंगेट कर दें या 1 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर दें। अगर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो k का वैल्यू हो जाएगा Fs, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स के। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड बाय 1। जब आप स्प्रिंग को 1 से इलोंगेट कर दें या 1 से कंप्रेस कर दें तो स्प्रिंग जितना फोर्स लगाएगा इसी फोर्स को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टीफनेस। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन देखते हैं। Hence, spring constant is numerically equal to spring force when spring is elongated or compressed by 1। जब आप स्प्रिंग को 1 से कंप्रेस करेंगे या 1 से इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसी को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड। हम लोगों को मालूम है Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। अब x के अलग अलग वैल्यू के लिए Fs का वैल्यू निकालेंगे। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, तब Fs का वैल्यू आ जाएगा माइनस के। अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो Fs का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2a। अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो Fs का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3k। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो Fs का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर x का वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस k इंटू माइनस 1 ये k हो जाएगा। अगर x का वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो ये 2k, माइनस 3 पुट करते हैं तो ये 3k हो जाएगा। तो एक डाटा हम लोगों ने लिया, x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए Fs का वैल्यू हम लोगों ने मालूम किया है। आइए इसका ग्राफ बना करके देखते हैं। यहां x का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू 1 लेते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आया था माइनस के। जब x का वैल्यू 2 लिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आया था माइनस 2k। जब x का वैल्यू 3 लिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आया था माइनस 3k। जब x का वैल्यू माइनस 1 लेते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आया था k। जब x का वैल्यू माइनस 2 लेते हैं तो ये 2k और जब 3 लेते हैं तो ये 3k। इसको ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब इलोंगेशन एंड कंप्रेशन और स्प्रिंग फोर्स, यहां पर इलोंगेशन है x और यहां पर स्प्रिंग फोर्स है Fs। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन और स्प्रिंग फोर्स का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे सीखेंगे
कि स्प्रिंग कांस्टेंट K का क्या यूनिट होगा और K का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो हम लोगों को पता है Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तो K इज इक्वल हो जाएगा Fs बाई एक्स। Fs ये फोर्स है और कोई भी फोर्स हो इसका यूनिट होता है न्यूटन और x डिस्टेंस है तो इसका यूनिट होता है मीटर। तो यूनिट ऑफ K हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K। K का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा और आपको मालूम है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और ये x लेंथ है, लेंथ के लिए L, तो ये हो जाएगा ml0t-2। तो K का क्या यूनिट हो जाएगा और K का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ये आपने देख लिया। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए, ये आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। इस स्प्रिंग कांस्टेंट के एक एंड को किसी वॉल से फिक्स कर दिया गया है, ये फिक्स्ड है एक वॉल के साथ, और यहां पर 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक इसके साथ अटैच कर दिया गया है। मतलब स्प्रिंग का एक किनारा एक फिक्स्ड वॉल में है और दूसरा किनारा एक ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया है। अब हम लोग इसको इधर खींच रहे हैं बाहर से फोर्स लगा करके, बाहर से फोर्स लगा करके खींच रहे हैं। जब बाहर से फोर्स लगा करके खींचेंगे तो इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। मान लिया जाए कि यहां से यहां तक का जो इलोंगेशन है, ये पार्ट को काट दीजिए, ये 20 सेंटीमीटर है। तो जब हम लोग बाहर से फोर्स लगा करके खींचेंगे तो ये आपको इलोंगेट होगा, 20 सेंटीमीटर है। अब अचानक हम लोग इस फोर्स को हटा लेते हैं। जब हटा लेंगे तो ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा। अब ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा यही पता करना, लिखा हुआ क्वेश्चन में। हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इफ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ब्लॉक पहले रेस्ट में था, जैसे ही फोर्स को हटा देंगे तो ये इधर मूव करेगा, तो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये आपको बताना है। तो आइए पहले हम लोग डाटा नोट करते हैं, क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको ब्लॉक का मास दिया हुआ है, ये मास 2 किलोग्राम है। दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ये 100 न्यूटन पर मीटर है। आपको एक्सेलरेशन पता करना है। आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स है। निगेटिव साइन को फिर से नेग्लेक्ट कर दें तो Fs इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स। और फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप इसे लिख सकते हैं m इंटू ए, दिस इज इक्वल टू के एक्स। तो इधर आपको मिलेगा a इज इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाई m। एक और चीज आपको दिया हुआ था यहां पे, और वो है x का वैल्यू। x 20 सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में लिखना होगा। 20 इंटू 10⁻² मीटर, इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻1 मीटर। स्प्रिंग को जो इलोंगेट किया गया है वो 20 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया गया है। तो 20 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि फोर्स न्यूटन में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये 2 इंटू 10⁻1 मीटर आ जाएगा। अब वैल्यू आप पुट करें, k का वैल्यू है 100, x का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई m का वैल्यू है ये 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई इसको 10 को नीचे ला दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, तो इस तरह से a का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वो जो ब्लॉक है जो इस तरफ आएगा उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज आपको स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू।